हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पिछले वाली वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ही कैलकुलेशन किया था, लेकिन उसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा था और केवल एक ही परावैद्युत पदार्थ था। आज समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तब हमें संधारित्र की धारिता का कैलकुलेशन करना है कि संधारित्र की जो धारिता का मान है सी का मान कितना होगा। तो चित्र बनाएंगे पहले हम, चित्र के बाद में थ्योरी लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम सी का मान निकालेंगे कि धारिता का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जो हमारा प्रश्न है उसको मैं चित्र से समझाने का प्रयास करूँ कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई का मतलब है T1 मोटाई, T2 मोटाई, T3 मोटाई के तीन ही नहीं, तीन से कितनी भी हो सकते हैं, Tn मोटाई तक, यानी कि n परावैद्युत हो सकते हैं कि भिन्न भिन्न मोटाई के और परावैद्युत पदार्थ अलग अलग परावैद्युत पदार्थ है, तो यानी कि उनका परावैद्युतांक जो है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि उनके परावैद्युतांक का मान εr1, εr2, εr3 इस तरह से होगा। तो ये कोई आपका समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र की ये प्लेटें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, आपकी प्लेटें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट P1 और प्लेट P2। प्लेट P1 पे आपके जो चार्ज है वो प्लस है, यानी धनात्मक है ये, और P2 प्लेट पे आपका जो आवेश है उतना ही, यानी जितना प्लेट P1 पर धन आवेश है उतना ही प्लेट P2 पर क्या है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये आपके P1 और P2 प्लेटें हैं संधारित्र की, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट P1 और P2 दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल है और इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल है। माना प्लेट Q पर आवेश Q है और प्लेट P2 पर भी आवेश कितना होगा, Q ही होगा, लेकिन परिमाण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ये धनात्मक होगा वो ऋणात्मक होगा। अतः इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा क्या होगा, समान होगा परिमाण में, यानी कि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, आपका सिग्मा है। अब इन समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य में अलग अलग मोटाई के और अलग अलग परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। जैसे मान के चलो मैं चित्र में दर्शाता हूँ यहाँ पर कुछ को, और इस तरह से, और कुछ को हम काल्पनिक रूप से मानेंगे। तो मान के चलो जैसे एक पट्टिका ये है आपकी, ये पट्टिका है आपकी जिसकी मोटाई है T1, यानी कि T1 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका है। T1 मोटाई की क्या है, परावैद्युत पट्टिका है, जिसका परावैद्युतांक है आपका εr1, जिसका परावैद्युतांक कितना है, εr1। इसी प्रकार से आपकी ये कोई मान के चलो दूसरी पट्टिका है जिसकी मोटाई है T2, जिसकी मोटाई कितनी है T2, और इसका जो परावैद्युतांक है वो है εr2, और इसी प्रकार से मान के चलो बीच में अन्य काफी पट्टिका है आपके उपस्थित, और एक लास्ट वाली पट्टिका को मैं आपको दर्शाता हूं यहाँ पर कि एक और पट्टिका है जिसकी मोटाई है आपके Tn, जिसकी मोटाई कितनी है, Tn है, और इसके परावैद्युतांक है आपका εrn। यानी कि इस तरह से n भिन्न भिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी है। तो इस स्थिति में हमें संधारित्र की धारिता का मान कैलकुलेट करना है। चित्र हो गया हमारा कंप्लीट। अब चित्र कंप्लीट होने के बाद में हमें इसका थ्योरी लिखना है कि चित्र में आपके क्या दिया हुआ है। तो चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र वही लिखेंगे जो फिक्स थ्योरी है इसकी, कि समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है एवं पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है, सिग्मा है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो इसमें लिखेंगे हम चित्र में एक
समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा कैपिटल ए है तथा उन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है? सिग्मा है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, एंड सो ऑन Tn मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की क्या उपस्थित है? पट्टिकाएं उपस्थित है। परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं उपस्थित है। तो ये भिन्न भिन्न मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं उपस्थित है जिनका परावैद्युतांक क्रमशः क्या है? T1 मोटाई वाली पट्टिका का परावैद्युतांक है आपका एप्सिलॉन r1, यानी कि अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की है। T2 जो मोटाई की पट्टिका है उसका परावैद्युतांक मान के चल रहे हैं हम कितना? एप्सिलॉन r2 है। और इसी प्रकार से Tn मोटाई की जो परावैद्युत पट्टिका है उसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r1, क्योंकि अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की है। तो संधारित्र की प्लेटों में T1, T2, Tn मोटाई की भिन्न भिन्न, मैं यहाँ पर एक शब्द और लिख देता हूँ, यहाँ पर भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं उपस्थित हैं जिनका परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2 और एप्सिलॉन r है। तो अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं हैं, इसलिए इनके परावैद्युतांक का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। एप्सिलॉन rn है। अब हमें C का मान कैलकुलेट करना है। तो C का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले हम प्रत्येक में, यानी कि अब मान के चलो T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn मोटाई में तो क्या है? पट्टिका है। तो हवा कितने मध्य में होगी भाई? प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। अब d दूरी में से T1 प्लस के, T2 प्लस के एंड सो ऑन Tn, ये मोटाई तो किसने घेर रखी है? पट्टिकाओं ने। तो हवा के लिए जो रिक्त स्थान बचा वो कौन सा बचा? d माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस के Tn। ये क्या बचा? हवा का स्थान बचा, यानी कि इस जगह में क्या है? आपके हवा है। मान के चलो सतह में पूरे में नहीं है, मान के चलो कुछ कुछ गैप है इसमें। पट्टिकाओं में क्या है? कुछ कुछ गैप है, तो उनमें क्या होगी? एयर होगी। तो उस एयर द्वारा घेरी गई जगह कितनी होगी? d माइनस के इन परावैद्युत पट्टिकाओं की जो मोटाई है उसको घटा दे, तो वो क्या होगा? एयर द्वारा, यानी कि हवा द्वारा घिरी हुई जगह हो गई। तो उसमें आपके विद्युत क्षेत्र अलग होगा। दूसरा, ये भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं हैं, तो इनका प्रत्येक का भी, इन पर प्रत्येक में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात के बाद में हम क्या करेंगे? विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे कि ये P1 की और P2 पट्टिका के मध्य में विभवांतर कितना है। और विभवांतर ज्ञात करने के बाद में सीधी सी बात है, हम जानते हैं C बराबर के क्या होता है? Q अपॉन के B होता है, यानी कि आवेश बटे के विभवांतर होता है। B का मान रख देंगे और हमारे पास में धारिता का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कैलकुलेट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान
टोटल कितना होगा। तो मैं आगे इसमें ये यहाँ से मिटा के या इसमें मैं एक और लाइन लिख देता हूं, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान जो होगा वो ये इस तरह से होगा, ये होगा आपका d माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो Tn। ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, यानी कि इस स्थान में आपकी क्या होगी, एयर होगी। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर B हो तब B का मान कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये आपके सबसे समझने वाली स्टेप है। तो कोई भी आपको समझना हो तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपके B का मान निकालना है हमें दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं निकाला, विद्युत क्षेत्र आपको सीधा निकाल के यहीं पे बता देता। देखिए निर्वात में जो खाली जगह है उसमें विद्युत क्षेत्र होगा E0 बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यानी जिस जगह में आपके जो रिक्त स्थान है इस जगह पर तो आपके ये खाली गैप है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E0 बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। दूसरा T1 मोटाई का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R1 है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी होगी, ये होगी आपकी, जैसे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 माने तो E1 का मान होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। T2 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 बराबर के, तो मैं यहाँ पे सारे को लिख देता हूँ। जैसे E0 का मान निर्वात में तो होगा ये आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान यानी कि प्रथम परावैद्युत पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसी प्रकार से द्वितीय परावैद्युत पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। ये एप्सिलॉन R1 है और ये एप्सिलॉन R2, क्योंकि द्वितीय पट्टिका का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R2 है। और इसी प्रकार से जो nवीं पट्टिका है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान होंगे। और इसी प्रकार से जो बीच वाली है T3 मोटाई की, T4 मोटाई की, उन पट्टिकाओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इसी प्रकार से होगा। तो मैं विभवांतर लिखता हूं। अब विभवांतर हम जानते हैं B बराबर की क्या होता है, E इंटू के D, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी में है। तो यहाँ पे D तो आपकी एक समान है नहीं, जैसे D माइनस की T1 प्लस की T2 में तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, T1 मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये है, T2 मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और Tn मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो फिर आपके विभवांतर होगा आपका चलो मैं इस लाइन को हटा के एक बार दोबारा से लिखता हूं क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। यदि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E0 T1 मोटाई की पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा T2 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका, T2 मोटाई की पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तथा इसी प्रकार Tn मोटाई
Tn मोटाई की परावैद्युत पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En हो, तब E0 का मान कितना होगा आपका? निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E0 माना है तो वो होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E1 T1 मोटाई की पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो T1 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? एप्सिलॉन R1 है। तो E1 बराबर की होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार से E2 यानी कि T2 मोटाई की पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और T2 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? एप्सिलॉन R2। तो T2 मोटाई की परावैद्युता पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। और इसी प्रकार से आपके Tn मोटाई की पट्टिका की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो En मानी है, तो En का मान होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। अब मैं विभवांतर का मान लिखता हूं क्योंकि अब आपके ज़्यादा बेस से समझ में आया होगा यहाँ पर। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर को यदि हम B से व्यक्त करें तो B बराबर क्या होगा आपका? E इंटू जी जो होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने गैस में है E इंटू के डी। डी का मतलब यहाँ पर पूरी चौड़ाई से नहीं है क्योंकि माध्यम आपके अलग अलग हो गए आपके। अब तो एयर में यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके अलग है, T1 मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, T2 मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग है, और Tn मोटाई में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग है। तो विभव का मान आपकी इस तरह से आएगा E0, और E0 किसकी है? निर्वात की विद्युत की तीव्रता है यानी हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और आपके हवा की जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी है? तो ये है आपके D माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस प्रथम पट्टिका पर जो विभव होगा उसका मान होगा आपका प्रथम पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र इंटू के इसकी मोटाई कितनी? T1। इसी प्रकार से द्वितीय पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र इंटू इसकी मोटाई, और इसी प्रकार से nवें नंबर की जो पट्टिका है उस पर विद्युत क्षेत्र En इंटू के उसकी मोटाई। तो ये आपकी टोटल विभव का मान क्या होगा? जुड़ जाएगा, विभवांतर का मान जुड़ जाएगा E0, E1 और E2 और En के मान रखने पर। तो E0, E1, E2 और En के मान रखेंगे तो ये आएगा B बराबर क्या आएगा आपका? E0 का मान है आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस E1 का मान रखेंगे। E1 का मान है आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू के T1। E2 का मान है आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू के T2 प्लस के एंड सो ऑन। En का मान है आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn इंटू के Tn। तो अब यहाँ से सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इन सब में से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट को क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ इसमें से। तो ये आएगा आपका B बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और अंदर बचा आपका यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये अंदर तो यही बचा आपका B माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। यहाँ से क्या बचा आपका? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया तो T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1, तो प्लस T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1। यहाँ से आपका क्या बचा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया कॉमन, तो कितना है? T2 है। T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस यहाँ से आपके सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा आपका एंड सो ऑन प्लस
टी एन अपॉन के एप्सिलॉन आर एन। तो ये आ गए आपके विभवांतर का मान, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर के, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर के क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व प्रत्येक प्लेट पर बराबर के सिग्मा बराबर के होता है आपका आवेश बटे के क्षेत्रफल, यानी उस प्लेट का क्षेत्रफल, और आवेश बटे के क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है, ए होता है, क्यू अपॉन के ए। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन के ए रखेंगे तो ये आएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और कोष्टक के अंदर आपका यही रहेगा डी माइनस के T1 प्लस के T2 प्लस के एन सो ऑन Tn प्लस के T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस के एन सो ऑन Tn अपॉन के एप्सिलॉन Rn। अब ये समीकरण में इसको मान लो, समीकरण मानने से कुछ नहीं होगा, समीकरण तो हमने माने ही नहीं है अभी मैं, तो समीकरण इसको भले से मान सकते हैं, समीकरण नंबर इसको मान लेता हूँ मैं, जैसे पिछले वाली को इसको एक माना था, इसको समीकरण नंबर एक ही मान लेता हूँ, क्योंकि समीकरण इससे पहले कोई लिए ही नहीं हमने। तो चूंकि अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ, भिन्न भिन्न मोटाई के जो परावैद्युत पदार्थ है वो भरे हो, उपस्थित हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सी बराबर के जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है क्यू अपॉन के बी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे मान, तो ये आएगा आपका सी बराबर के क्यू अपॉन के बी। बी का मान हमको ये रखना है, तो बी का मान हम रखेंगे यहाँ से, तो बी का मान आएगा आपका क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है आपका डी माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन के एप्सिलॉन Rn। तो ये मान हमने समीकरण नंबर 1 से लेके कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर बटे की बटे वो क्या है, ऊपर चले जाते हैं, आपके Q से Q कैंसिल हो जाता है, और ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा आपका सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन T2 प्लस के T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन के एप्सिलॉन Rn। तो ये हो जाती है हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, और फॉर्मूला आ जाता है आपका सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस के T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन के एप्सिलॉन Rn। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये टॉपिक भी आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है, समझने की दृष्टि से भी और एग्जाम के पर्पज से भी, यानी कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी। अब यहाँ पर मैं आपके 2-3 केस ले रहा हूँ, यानी कि स्थितियाँ सॉल्व कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले से कि यदि मान के चलो जो T1, T2 और Tn मोटाई की जो परावैद्युत पट्टिका है, इनकी जो योग है, इन पट्टिकाओं के जो चौड़ाई हो या मोटाई हो का जो योग है वो संधारित्र के प्लेट की मध्य की जो दूरी है उसके बराबर हो, तब इसका मान क्या होगा। दूसरा, ये सभी प्लेटें समान परावैद्युत, जैसे ये प्लेटों की जो मोटाई है वो क्या हो, समान हो, तब इस सी का मान क्या होगा। ये स्थिति हम कैलकुलेट और कर लेते हैं इस वीडियो में। तो स्थिति नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पर, स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में ये ले रहा हूं कि यदि T1 प्लस T2 प्लस
एंड सो ऑन Tn बराबर के क्या है, D के बराबर हो। यानी कि ये सभी परावैद्युत पट्टिकाओं का जो योग है वो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी के बराबर हो। तो यहाँ से देखिए आप D माइनस के T1 प्लस T2 प्लस ये Tn है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि T1 प्लस T2 प्लस Tn का मान हम क्या रखेंगे, D रखेंगे, तो D माइनस के D बराबर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब समीकरण नंबर 3 से, और समीकरण नंबर 3 से तब आपकी धारिता का मान होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के T1 प्लस T2 प्लस Tn की जगह मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, D रख देता हूँ, तो D माइनस के D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके शेष बचेगा आपका यहाँ पर T1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन के एप्सिलॉन Rn। तो ये भी आपके धारिता का एक फॉर्मूला हो जाता है। कब, जब जो परावैद्युत पट्टिकाएं हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो उपस्थित है उनकी सभी की जो मोटाइयों का जो योग है वो संधारित्र की जो प्लेट है उनके मध्य दूरी के बराबर, तब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। स्थिति सेकंड जो कैलकुलेट करते हैं, तो स्थिति सेकंड में हम ये मानते हैं कि यदि T1 बराबर के T2 बराबर के T3 बराबर के Tn, यानी कि जो सभी परावैद्युत पट्टिकाएं हैं उनकी मोटाई क्या हो, बराबर हो। तो मोटाई बराबर हो तो T1 T2 T3 से नहीं प्रदर्शित करेंगे, हम इसको T से व्यक्त करेंगे, T से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर तब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, दूसरा एक तो ये कंडीशन हो, साथ ही साथ में ये कंडीशन भी लागू हो, यानी कि T1 प्लस के T2 प्लस के एंड सो ऑन Tn बराबर के क्या, D भी हो। तब इस वाले फॉर्मूले में हम यहाँ पर ये लगा के कंडीशन लगा के तो हमने ये फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। अब मैं यदि ये कंडीशन मान के चलो कि यदि सभी परावैद्युत पट्टिकाओं की जो मोटाइयाँ हैं वो समान हो, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ, तब आता है C बराबर के आपके A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के T1 T2 सभी बराबर के हैं, यानी कि सबकी जगह क्या रखूंगा, T रखूंगा, तो यह आएगा आपका T अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस T अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन R2 अपॉन प्लस T अपॉन के एप्सिलॉन Rn। तो ये आएगा आपका फॉर्मूला फिर C बराबर के A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपके T कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा 1 अपॉन के एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन के एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन के एप्सिलॉन Rn। तो इस तरह से ये आपकी दो स्थितियाँ निकल जाती है। और भी जो भी आपको कंडीशन दी गई है, मेन मूल जो फॉर्मूला है वो ये है आपका। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको जो भी कंडीशन दी गई है उन कंडीशनों को इस पर अप्लाई करके आप जितनी भी फॉर्मूले है जो भी है वो लागू कर सकते हैं, इस पर अप्लाई करके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में था हमारा ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा। यदि इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैं ये आपको एक बात ये भी बता दूं, यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक पूरे नहीं देखे होंगे तो ये वाली वीडियो आपके कैसे भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्ले लिस्ट में जाके पिछले वाले वीडियो को अवश्य पूरा देखें, क्योंकि फिजिक्स में नियम यही लागू होता है कि यदि हमें पहले वाला आता है तो बाद वाला हमारे समझ में आएगा। तो वीडियो को, जितनी भी वीडियो आपको रोज़ डाली जा रही हैं उनको पूरा कंप्लीटली देखें।